गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की क्लास जो है ना सर एकदम बाहुबली वाला क्लास है। हाँ, क्योंकि आज की क्लास में ओनली फॉर क्या होगा, तांडव होगा सर। किसका तांडव होगा? तो साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तांडव होगा। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं ना सर कि साइंस में टोटल कितना सर, टोटल कितना, तो टोटल 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। और मैंने बोला कि अब की बार ये 400 ऑब्जेक्टिव से बाहर ना तो आपके एग्जाम में 1% उधर जाएगा और ना तो 1% इधर आएगा सर। यानी 110% सारे का सारे क्वेश्चन यही 400 से मामला फंसेगा, एकदम सेम टू सेम फंसेगा सर। हाँ, एकदम पक्का है तो पक्का है सर। तो आज हमारा ये 400 ऑब्जेक्टिव का कैमा क्लास है, तो ये चौथा क्लास है। यानी ऑलरेडी पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूं। तो जो लोग पिछले 3 क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे के सारे क्लासेस को धजिया उड़ा दीजिए सर। और मैंने मैथ में एक क्लास में पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूं सर, वो वाला क्लासेस भी जाकर के देख लीजिए। और उतना ही नहीं, अभी मैथ में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे सर, ठीक है ना। और साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय। पिछले बार मैंने 100 को करवाया था, लेकिन अब की बार 110। अब की बार ये 482 से भी पार झलकना चाहिए सर, क्योंकि मैंने वादा किया है सर, अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है कि पढ़ाऊंगा वही जो अब की बार एग्जाम में चमकेगा सर। और आप सबने बहुत प्यार दे रहे हैं सर, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। और जलने वाले को जलने दो यार, जलने वाले हमेशा जलेगा, ठीक है ना। लेकिन सर प्यार करने वाले हमेशा प्यार करते रहेंगे, ठीक है ना सर। तो देखिए, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर पता है कितना होगा? 141 से शुरू होगा सर, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 140 तक करवा दिया था, ठीक है। तो 141 से क्वेश्चन नंबर से शुरू होगा। और आज की क्लास में ना सर ओनली फॉर क्या होगा सर, तांडव होगा, एकदम तांडव होगा तो तांडव होगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिन किसी को पीडीएफ चाहिए, काहे कि इतना तो आप लिख नहीं पाइएगा, तो हम पीडीएफ हो देंगे। पता है कहाँ देंगे पीडीएफ? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उतना ही नहीं, पिछले बार की तरह अब की बार भी आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ डाल दूंगा। और कुछ ना कुछ का मतलब अपना जीएफ का तो फोटो नहीं नु डालेंगे रे बब्बा, अरे कुछ ना कुछ तो अच्छे चीज नु डालेंगे रे बब्बा। और एग्जाम के 30 मिनट पहले क्या जाएगा तुम लोग को तो समझिए गया होगा, क्योंकि तुम लोग हमसे भी समझदार है। चलिए, कहता है ना सर, मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या है? ये वाला सवाल लगभग मैंने 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं सर। पूछेगा मानव हृदय में, कहां पे? मानव हृदय में पूछेगा कोष्ठों की संख्या, तो मारेंगे हिला करके कितना सर, 4। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगी? 4। ये सवाल मैंने पढ़ाया था। आइए 142 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ना कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखो सर, कवक बोलेगा ना सर, ये आपको क्या, ये कवक, जब कवक बोलेगा तो कवक के पोषण में जो विधि पाई जाती है सर, तो कवक के जो पोषण में विधि पाई जाती है वो होती है मृत जीवी विधि। कौन सी सर? ये मृत जीवी, सॉरी क्या होती है? मृत जीवी। क्या होती है? मृत जीवी। क्या होती है? मृत जीवी, ठीक है ना, मृत जीवी विधि, ठीक है ना सर। तो यही बोला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि पाई जाती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगला सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। 143 नंबर कहता है ना रे बब्बा, देखो नो रे भाई, कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जैसी पूछेगा लेंस में फोकस धनात्मक, और धनात्मक बोले तो ओ पॉजिटिव। क्या सर? ओ पॉजिटिव। क्या सर? ओ पॉजिटिव। हाँ, पूछेगा लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, यानी लेंस में फोकस धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो मारेंगे एकदम सर घप सना। कौन सा लेंस सर? तो ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस सर? तो उत्तल लेंस, ठीक है ना। जब पूछेगा सर कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस में जब बात करेगा ना, तो लेंस में हमारा होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस।
अगर यही सवाल पूछ दिया होता कि किस लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जैसी पूछता तो ऋणात्मक तो मारते अवतल लेंस, ठीक है। पूछा है धनात्मक, मारेंगे उत्तल लेंस। अगर पूछता दर्पण में तो इसका भी सवाल हम लाएंगे आगे। चलिए सवाल नंबर 144 की तरफ बढ़िएगा सर। रे बब्बा तू काहे छोटा हो गया रे बब्बा, तू बड़ा हो जो ना रे बब्बा। हाँ चलिए सर, हाँ यहाँ पे हम लोग थे, कहाँ पे थे, फोकस दूरी धनात्मक। चलिए 144 नंबर सवाल क्या कहता है सर, कहता है ना किस, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया सर। ला 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 तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, क्या कहता है सर, कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। संशोधित मतलब खत्म, संशोधित मतलब क्या सर, ये खत्म, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ना किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। और दीर्घ दृष्टि दोष बोले, ये दीर्घ दृष्टि दोष बोले इसका सेंस ये है सर, ये दीर्घ दृष्टि दोष बोले इसका मतलब क्या है कि ये दूर दृष्टि दोष बोला। क्या बोला, दूर दृष्टि दोष। हाँ तो दूर दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। कौन सा लेंस से, उत्तल। कौन सा लेंस सर, उत्तल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है अवतल लेंस से। कौन सा लेंस से रे बब्बा, अवतल लेंस से। कौन सा लेंस से रे मोहतरमा, अवतल लेंस से। हाँ तो पूछेगा ना सर किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, तो पूछेगा दीर्घ दृष्टि दोष। जैसे बोलेगा दीर्घ दृष्टि दोष, मारना घप्स ना उत्तल। बोलेगा निकट दृष्टि दोष, मार देना अवतल, ठीक है ना सर। या फिर सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपके सवाल में संशोधित ही बोलेगा, ऐसे भी सवाल बोल सकता है कि निकट दृष्टि दोष से उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट बोले तो अवतल मार देंगे। अगर ये पूछता कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो निकट है कर मतलब कौन लेंस, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। हाँ तभी तो कहोगे, पता है क्या, कि तेरी आंखों में। आ जाओ सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है ना सर कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो जब एल्युमिनियम पर, किस पे सर, ये एल्युमिनियम पे, किस पे सर, ये एल्युमिनियम पे, ठीक है। देखो इधर एल्युमिनियम पे, जब एल्युमिनियम पे, ये एल्युमिनियम बोले तो एल, जब एल्युमिनियम पे मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। जब एल्युमिनियम पे मोटी परत वाली ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया कहती है एनोडीकरण। क्या कहता है सर, एनोडीकरण। क्या कहलाता है, एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या कहलाता है, एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण, एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर क्या, बी। तो बोलेगा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे अच्छी न बोलिए न जी। मैंने क्या बोला रे बब्बा, मैंने बोला कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या होगा सर, एनोडीकरण। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला, थोड़ी सी गौर करना। कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। अच्छा किलोवाट घंटा, ये कौन सी सर है, तो ये यूनिट है। क्या है सर, ये यूनिट है। यानी कहने का सेंस है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, तो यूनिट होगा सर। क्या होगा सर, यूनिट होगा। क्या होगा रे बब्बा, यूनिट होगा। क्या होगा रे बब्बा, यूनिट होगा। ये सवाल नंबर 146 था। क्या होगा रे मोहतरमा, यूनिट होगा। क्या होगा सर, ये यूनिट होगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है समान नेत्र की दूर बिंदु। देखो जब पूछेगा, ये सवाल तो मैंने लगभग 1000 बार करवा दिया हूं। हाँ 1000 तो नहीं कराया हूं, लेकिन हम दिन भर में जितना बार खाना नहीं खाते हैं उतना से ज्यादा हम ये करवा दिए हैं सर। कहता है समान नेत्र का दूर बिंदु। जब पूछेगा समान नेत्र का दूर बिंदु, क्या पूछेगा ले बिल्लू भाई, पूछेगा दूर बिंदु, मारेंगे घप्सनानंत। अगर पूछेगा निकट बिंदु, क्या पूछेगा सर, ये निकट बिंदु, तब मारेंगे हम लोग क्या, 25 सेंटीमीटर। कितना मारेंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
मैंने दो चीज बोला। अभी मैंने कितने बात बोला? दो बात बोला कि अगर आपसे पूछा कि समान नेत्र का दूरबिंदु, समान नेत्र का दूरबिंदु, इसका मतलब एक मानव, एक नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर तक की वस्तु को देख पाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर की वस्तु को देख पाएगा? तो अनंत की वस्तु को भी देख पाएगा। इसका कोई क्षमता नहीं है सर, इसलिए दूरबिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कहने का सेंस है कि अगर कोई नॉर्मल आंख के पास अगर 25 सेंटीमीटर से कम में भी अगर दूर पे अगर कोई वस्तु चला गया तो वो वस्तु का प्रतिबिंब आंख बना नहीं पाता है। देखो इसको ले जाएंगे, सटा देंगे, तो सटा देंगे तो पता चलेगा, बस 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए बोलेगा दूर बिंदु तो क्या मारेंगे सर? अनंत। और निकट बिंदु कितना मारेंगे? 25 सेंटीमीटर। कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनाते हैं? देखो जैसे बोलेगा हाइड्रोजन के दो परमाणु, अरे बब्बा ले बब्बा, हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु तो कितने अवंध बनाते हैं? तो एक अवंध बनाते हैं। कितने अवंध बनाते हैं सर? एक अवंध बनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अब की बार बिहार के टॉपर के लिस्ट में आपका नाम आएगा न जी? कहेगा गुरु जी हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कैसे मेरा टॉपर के लिस्ट में नाम आएगा? हम है ना रे। पिछले बार मैंने पता है सर अनुभव कम था, एक्सपीरियंस कम था, तब पर भी मैंने 100 to 100 लड़ा दिया क्वेश्चन। अब की बार क्या सर? अब की बार तो फोड़ देंगे, हाँ बम ब्लास्ट की तरह करेगा। हाँ क्योंकि सर देखो एक को पहले हम आपको एक के बाद बताएंगे सर, मेरा हम अपना 100% आपको हम दे रहा हूं, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि 110% आपको अपने पढ़ाई पे देना होगा सर। 110%, इसका मतलब है कि 100% आप पढ़ाई पे दीजिए और ये 10% जो है सर वो एसके साइंस क्लासेस के परिवार के ऊपर टाइम दीजिए। यानी कहने का सेंस क्या है? मतलब कि हर गांव टोले मोहल्ले हर घर तक पहुंचा दो फ्री शिक्षा, क्योंकि अब हो चुका है जय जयकार। ठीक है ना सर? तो इससे पहले एक बार सब कोई बता देना कमेंट बॉक्स में सर कि मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर मेरा क्लास गलत लग रहा है तो बोलना गलत लग रहा है, अगर मेरा क्लास सही लग रहा है तो बोलना सही लग रहा है। अगर मेरा क्लास को देख करके अगर आपको नफरत पैदा हो रहा है, आपको गाली आ रहा है, तो आप गाली भी कमेंट बॉक्स में दे दो। अगर मेरा क्लास देख करके आपको प्यार पैदा हो रहा है आपके अंदर में, तो प्यार वाली बातें भी कर दो, क्योंकि सर एसके साइंस क्लासेस का मतलब होता है रियल इमोशन। जो इंसान के अंदर एक रियल प्यार होता है ना सर, यही एसके साइंस क्लासेस देता है। एक रियल क्वेश्चन करवाता है, तभी आपके एग्जाम में टकराता है ना सर? आइए, तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अरे बब्बा देखा। अच्छा CH4 ये मीथेन, CH4 मीथेन नहीं होगा। C2H6 नहीं होगा रे बब्बा। क्या होगा? C2H4। क्या होगा? C2H4। क्यों? क्योंकि ये है मीथेन। ये क्या है सर? ये मीथेन। ये क्या है सर? ये आपका है इथेन। क्या है सर? ये इथेन। क्या है सर? ये इथेन। इथेन। क्या है सर? ये इथेन। ठीक है, ये है मीथेन। ये क्या है सर? ये मीथेन। आ जाना, ये सिंगल बॉन्ड ये इस फार्मूला पे है। देखो ये दोनों जो है ना वो फार्मूला पे है, CnH2n+2 पे है ना। ये किस पे है? तो ये आपका है इथीन। क्या है सर? ये इथीन। क्या है सर? ये इथीन। यानी ये फार्मूला पे देखो CnH2n पे है, ये वाला CnH2n पे है। ठीक है, ये वाला किस पे है? C3H4, मतलब यही फार्मूला पे है। देखो यही फार्मूला पे। ये भी क्या है सर? ये हो जाएगा आपका इथेन मिथेन मिथेन इथेन प्रोपेन 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 प्रोपेन। अब देखो इसका मतलब ये भी कौन फार्मूला पे है? तो CnH2n+2 पे है सर। मतलब ये और ये तीनों एक ग्रुप का कंपाउंड है। मेरा बात को बुझाया? कहेगा गुरु जी नहीं बुझाया। तो ये फार्मूला जानता है रे? एल्केन का फार्मूला जानता है रे बकलूला? नहीं जानता है। हाँ, ये एल्केन का फार्मूला है। तो यही फार्मूला पे ये है, यही फार्मूला पे ये है, यही फार्मूला पे ये है। लेकिन सबसे यूनिक कौन है? तो सबसे यूनिक ये है। ये कौन सी फार्मूला पे है? तो ये वाला ये फार्मूला पे है, एल्किन वाले फार्मूला पे है। और ये जो है सर वो एल्केन वाले फार्मूला पे है। एल्केन, ये एल्केन वाले फार्मूला पे है।
ये किस पे है सर, ये एल्केन वाले फार्मूला पे है। ये किस पे है सर, ये एल्केन वाले फार्मूला पे है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। हमसे क्या बोला, यही फार्मूला पे ये वाला है। हमसे क्या बोला, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है सर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दिशाएं दर्पण के रूप में किया जाता है। देखो सर, ये सवाल नहीं समझा होगा बहुत सारे को, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सवाल गया होगा उपले उपले। लड़की लोग तो कहता होगा मास्टर भाई कौन सवाल दे दिया। क्यों, देखो सर, लड़की लोग से तुमको बड़ा डर लगता है। हाँ, हमको लगता है ना कि कोई समझे चाहे ना समझे, उस खाली लड़की लोग समझ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सब नहीं समझेगा ना तो खूब चुगली करेगा। कभी इन्हें बोल देगा मास्टर सही नहीं पढ़ाता, कभी उन्हें बोल देगा मास्टर सही नहीं पढ़ाता। और लड़का लोग को नहीं समझता है ना, तो इसके पास बड़का दिमाग है लड़का लोग के पास। वो सोचता है ना कि अरे हम में कमी है, शायद हमने मास्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये अपने अंदर की कमी पे बार करता है लड़का लोग। लेकिन लड़की लोग कहता है मास्टर सही नहीं पढ़ाया, अरे बेबी नहीं पढ़ाया, अरे बाबू नहीं पढ़ाया। अरे यार, अपने अंदर तो कमी पे कभी ढांढ हो। जिनको बुरा लगा माफ करना भाई, आ जाना। देखो सर, अगर सवाल बोले ना ऐसे, सवाल बोले ऐसे तो हम करेंगे वैसे। बोलेगा किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दर्शक के रूप में किया जाता है। मतलब साइड है ना सर, क्या साइड वाहनों को साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब गाड़ी के साइड वाले मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी देखोगे ना, बस रहेगा, टेम्पू रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो इसका साइड में कोई दर्पण लगा रहेगा, मिरर लगा रहेगा। तो वो किसके लिए किया जाता है, तो गाड़ी पीछे वाले गाड़ी को देखने के लिए कि पीछे कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो जो दर्पण होता है ना सर, वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। यही सवाल में बोला था, ठीक है। आइए अगला सवाल बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखो, जैसे बोलेगा ऑक्सीजन का ह्रास, क्या बोलेगा सर, ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, रे बाबा रे बाबा, अपचयन। क्या सर, ये अपचयन। बोलेगा ऑक्सीजन का, मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना सर, ऑटोमेटिकली पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। बोलेगा ऑक्सीजन का हल्लाज, क्या बोलेगा, चल हल्लाज, तो क्या मारेंगे, खल्लास। हाँ, बोलेगा ऑक्सीजन का हल्लाज, मारेंगे खल्लाज। यानी कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि जब भी सवाल में बात कर दे कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसका मतलब वो अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा सर है, अपचयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल कहता है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। अरे वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। अच्छा देखो, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। देखो, जैसे बोलेगा वैश्विक, क्या बोलेगा सर, ये वैश्विक। बोलेगा वैश्विक, क्या बोलेगा सर, ये वैश्विक। क्या बोलेगा सर, ये वैश्विक है ना, वैश्विक उष्मा के लिए, ठीक है ना। वैश्विक बोलेगा, क्या बोलेगा, वैश्विक के लिए, तो मारेंगे CO2। क्या मारेंगे, CO2 ने, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बोलेगा कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलेगा वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। झटके में मारेंगे और झटके में टॉप कर जाएंगे और झटके में क्वेश्चन को फंसा देंगे। आ जाना। कहता है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत मतलब सर नहीं समझा, गांव में कोई बोलता है अगर वंशे लंगा था, ये गांव का भाषा है। जेन्युइन बात है सर, मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि जहां सच्चाई होता है ना सर, मैं लड़ने के लिए कि जान देने के लिए तैयार हो जाता हूं। और मरना तो दूर की बात है सर, क्योंकि सच्चाई से जो इंसान हट गया ना, वो अपने अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ पाएगा। हाँ सर, क्योंकि मेरे को कोई खड़ा नहीं किया। मेरे को अगर कोई खड़ा किया है इस बोर्ड पे, तो वो आप सब है। आप सबके अधिकार के लिए मैं कुछ न कर दूंगा जी, प्राण तक दे दूंगा। और क्वेश्चन लड़ाना दूर की बात है सर, ये तो सिर्फ अपने, देखो मैं आपको बार बार ये बार ये बात मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, कि जो टीचर आपके सिलेबस इस मुट्ठी में है और इस मुट्ठी को मैंने 20 बार राउंड मार लूंगा,
तो मजाल है कि क्वेश्चन ना फंसेगा रे, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ सर। आप इस सिलेबस को अगर इसमें इस मुट्ठी में अगर आप 20 बार राउंड मार लीजिएगा तो आप खुद कह दीजिएगा कि अब की बार यही पूछेगा, क्योंकि सर हाँ पता चल जाता है कि कब कब कैसे कैसे सवाल को रनिंग कर रहा है बिहार बोर्ड, ठीक है ना। तो आप देखो सर, अधिकार के लिए मैं कुछ कर दूंगा, बस ये हमें क्षमता है बस, क्योंकि जिसने मुझे खड़ा किया उसके लिए जान के सर सब कुछ बेच देंगे, है ना सर। क्योंकि ये बोर्ड आपके पैसा से, ये टी शर्ट आपके पैसा से, ये चश्मा आपके पैसा से, तो फिर आपके अधिकार के लिए हम क्यों नहीं लड़ेंगे। कहता है ना सर, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा। आ जाना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला सवाल कहता है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या, सब मारा होगा एकदम 7, एकदम मारा होगा 7 काय रे, चल जी पूछाया आवर्त चानी। देखो रे बब्बा रे, देखो रे बब्बा, ये कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मतलब वर्गों की संख्या, समूह मतलब वर्ग समझना। तो अब सोचो सर, आवर्त पूछता, अगर पूछता आवर्त, तो आवर्त पूछता तो 7, पूछेगा समूह तो मारेंगे 18। कितना मारेंगे सर, 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। पूछेगा समूह की संख्या मारेंगे 18, पूछेगा समूह की संख्या मारेंगे 18। किस आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना होगा, 18। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। कहता है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सबसे महंगा सवाल, बड़ा भयानक सवाल है। हमको लगता है इस सवाल से हमको शादी कर लेना चाहिए। तो फिर हम, अच्छा तुम लोग को फिर हम किसी अपने साली से शादी कराएंगे, मैंने तो वादा किया है सर। हाँ 25-30 हज़ार है मेरे पास साली, हाँ सबको कराएंगे सर। क्यों, देखो कैसे होगा ये सब, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त की तरह हो, तुम लोग पढ़ोगे सर, शादी करवे करोगे, तो इसी में से सब भाई को भी बांट देना, कहानी खत्म हो गया। अब आ जाना, कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो सुन लो। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। इसमें बोला है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, किसका बोला, ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन ये है, चल जेबे खोपचे में कार्बन है रे बाबा, ऑक्सीजन ये है। हमसे पूछा कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, 6 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो ग्लूकोज के सूत्र में पूछता हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन में 12 है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कार्बन में, है ना सर। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। बस जो बोलेगा वही मारेंगे। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है सर। अगला सवाल कहता है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। देखो ये सबसे बड़ा या फिर यहां पर लिखता सबसे अधिक होता है, यहां पे 2 बात लिखता है, ठीक है, कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा। देखो यहां पे गौर करना, विचलन कम, विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। अले बब्बा, देखो कहा विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। लाल का विचलन कम तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा। देखो मैंने क्या बोला सर कि विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। अब सोचो सर, जब प्रिज्म होता है ना तो प्रिज्म के सबसे ऊपर में जो होता है ना सर वो लाले होता है, और सबसे नीचे में क्या होता है सर, बैगनी होता है। तो यही बोला है कि किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा। तो विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, मतलब लाल जो है वो सबसे कम विचलन करता है। क्यों, क्योंकि लाल जो है वो सबसे ऊपरे में रहता है, इसलिए लाल हमारा क्या हो जाएगा सर, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है, लाल का होता है। सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है, लाल। क्यों, क्योंकि विचलन कम करता है, इसलिए सिग्नल में, ट्रैफिक में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो विचलन कम करता है। तो दूरिये से पता चल जाएगा कि रे सिग्नल लाल हो लो, है ना। और तो और अगर पूछता सबसे कम विचलन, अगर पूछता सबसे कम विचलन, पूछता सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो विचलन ज्यादा।
अब विचलन सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे निचुआ कौन होता है, बैगनी। तो आंसर हमारा क्या होता है, बैगनी। पुस्तक कम तो मारते बैगनी, पूछा ज्यादा तो मारेंगे लाल। आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है फ्लेमिंग के बामा नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखो सर, देखो बाएं हाथ की तर्जनी, यहां सुनना, जब आपसे पूछेगा बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी क्या पूछेगा, तर्जनी। तर्जनी जो है सर वो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी जो है सर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन माध्यमा जो है सर वो, माध्यमा जो है सर, इसमें तर्जनी का तो बात मैंने कर दिया। अगला जो है सर वो माध्यमा जो है सर वो विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है सर वो गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करता है। ठीक है, आरोपित बल की दिशा या फिर गति की दिशा। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर बोलेगा बामा हस्त नियम, फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम, तो तर्जनी बोलेगा तो मारेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जैसे बोलेगा तर्जनी मारेंगे चुंबकीय क्षेत्र। बोलेगा माध्यमा किसको इंडिकेट करता है, तो माध्यमा जो है सर वो चुंबकीय धारावाही और मतलब प्रवाहित धारा की दिशा को संकेत करता है। ठीक है, मतलब धारा देखो ये वाला चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। अगर यहाँ पे तर्जनी ना रह करके यहाँ पर होता माध्यमा, तो आंसर होता सी, क्योंकि जो माध्यमा है वो प्रचालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। किसको, धारा की दिशा को संकेत करता है माध्यमा। अंगूठा जो है सर वो बल की दिशा को संकेत करता है। किस दिशा को, बल की दिशा को संकेत करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम तर्जनी संकेत करता है। तो तर्जनी एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना। सर तर्जनी किसको संकेत करता है, तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यमा जो है सर वो विद्युत धारा की दिशा को, अंगूठा जो है सर वो बल की दिशा को क्या करता है, संकेत करता है। हमसे बोला तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। अगर सवाल में बोलता कि माध्यमा किसको इंडिकेट करता है, तो माध्यमा जो है सर वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। अगर बोलता कि अंगूठा किसको इंडिकेट करता है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा को इंडिकेट करता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास पढ़ने का सबसे बड़ा एक फायदा है कि हम थोड़ा ए और बी टिक ना कराएंगे, क्योंकि ए और बी टिक करके पहले आदमी टॉप करता था। 2017 के बाद डायरेक्टिव पैटर्न बदल गया सर। ए बी टिक करके आप टॉप नहीं कर सकते हैं, ए बी टिक करके सिर्फ आप पास कर सकते हैं सर। तो क्या ये धरती पे दोबारा पैदा हो कि दोबारा एग्जाम दोगे? नहीं, ये धरती पे एक ही बार एग्जाम देना है सर, और हमने अपना कीमती समय दे रहा हूं पढ़ने के ऊपर। तो ऐसा क्यों नहीं कि बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। अरे जब नेता बनना है तो एक बार मुख्यमंत्री का ना सपना, प्रधानमंत्री का ना सपना देखेंगे। ऐसा नहीं कि बाढ़ बन जाएंगे गाँव के तो बड़ा मजा आ रहा है। अब क्या बोले, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो हमको मुंह से कुछ निकल जाएगा। कहता है निम कहेगा, बचपन लोग कितना बोल रहा है मास्टर तो रही है, बोल तो अच्छा रहेगा। अरे क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस ई न तो बोलिए न जी। अगला कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखो जब बोलेगा सर कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो एथेनॉल मारना। क्या मारना सर? एथेनॉल मारना। आप सबको बेहतरीन तरीका से पढ़ाने के लिए ना सर मैं कुछ भी कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि सर मेरी बात को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया से हमरा की मतलब है। बस आपको मैं पढ़ाता हूं तो आपको समझ में आनी चाहिए मेरी बात। दुनिया से हमको क्या मतलब है, दुनिया क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वो हमारा क्लास को पढ़ता है नहीं, वो सिर्फ मेरा क्लास को देखता है कि इसमें क्या कमी है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं सर यूट्यूब पे जो मेरा क्लास में इसलिए इन करता है कि अगर में की कमी है, ये देखने के लिए नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या खास बात है। अरे हर इंसान में कमी होता है सर। इस देश के प्रधानमंत्री में भी कमी है, देश के आपके माता पिता में भी कमी है, मेरे माता पिता में भी कमी है, लेकिन माता पिता में कमी को नहीं ढूंढेंगे क्योंकि मेरे पिताजी है, मेरे माताजी है। तो हर आम इंसान को वही समझो, क्योंकि हर इंसान में जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो पॉजिटिव बातों को लेने की कोशिश करो, निगेटिव बातों को लेने की कोशिश नहीं करो,
ठीक है ना सर। तो पॉजिटिव बात को सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, तो आप हमसे और आप पढ़ने की मतलब रखिए। दुनिया क्या बोलता है मेरे बारे में सर, उसको गोली मार दो, क्योंकि बस मेरा आपको पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, मास्टरबा कुछ कुछ बोलता है। मैंने कुछ कुछ किसके लिए बोल रहा हूँ? अरे किसके लिए? मेरे ये बात बोलना, ये सब मजाक करना मेरे को शौक है, आपको हंसाना मेरे को शौक है नहीं सर। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई में बोरिंग फील ना हो, आप पढ़ाई से दूर नहीं चले जाएं। हर घर में शिक्षा ऐसी नहीं पहुँचेगा, हर घर में शिक्षा पहुँचाने के लिए, क्योंकि हर 20वां घर में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, हर 2 घर के बाद 4-5 घर पढ़ने वाला नहीं है। तो पढ़ने वाला इंसान अगर नहीं है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा ना। अब पढ़ाने के लिए क्या है, इसको रात दिन सीरियस मूड में पढ़ाएंगे? नहीं सर, सीरियस इंसान कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। टॉपर वही बन सकता है जो खुला माइंड का इंसान होगा सर। हाँ, क्योंकि दिमाग जितना घुमाओगे ना, ये इतना घूमेगा, है ना सर। आ जाओ, बाकी समझने वाले विपक्ष लोग समझ गया होगा। कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल है सर। क्या किया जाता है? एथेनॉल किया जाता है। अगला, मैं तो बार बार बोलता हूं सर कि आपको जहां पढ़ने में मन लगे सर वहीं पढ़िए, क्योंकि सर अगर मेरा दायित्व ये नहीं कि आपकी भविष्य को बना सकता हूं, तो मेरा दायित्व ये भी नहीं कि आपका भविष्य को बिगाड़ सकता हूं, क्योंकि सर ये हमसे नहीं होगा। क्योंकि आपसे मेरा पेट चलता है और आप ही को भविष्य बर्बाद करेंगे सर, ये हमसे नहीं होगा रे बाबा। हम मर जाएंगे वो पक्का है सर, लेकिन ये ज़िंदगी में नहीं करेंगे कि आपको भविष्य को बर्बाद करेंगे। आप सारे बच्चे का रिजल्ट, पिछले बार का सबका रिजल्ट यूट्यूब पे रखा हुआ है सर। कौन टीचर लगातार बोलेगा कि मेरे यहाँ के बच्चा का रिजल्ट है? और मैं लगातार सब वीडियो में बोल रहा हूँ सर, हक्का हक्का के, कि ये सब रिजल्ट मेरे यहाँ का है, क्योंकि सबका मैंने प्रूफ के साथ यूट्यूब पे डाला हूँ। तो सर रिजल्ट किसी का कॉपी थोड़ा ना करता हूं भाई, मेहनत करता हूं तब रिजल्ट देता हूं। मेहनत करिए, रिजल्ट आप लोग भी दीजिएगा सर, ठीक है ना। आइए, कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की दूरी ली जा सकती है। देखो, हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है ना सर, बिंब का मतलब होता है वस्तु की वस्तु दूरी ली जाती है, तो हमेशा जो वस्तु दूरी होती है ना सर, वो क्या होती है? ऋणात्मक होता है। हमेशा जो वस्तु की दूरी होता है ना, वो ऋणात्मक होता है। चाहे वो दर्पण अवतल हो, वस्तु दूरी निगेटिव होगा, इधर ही होता है, ठीक है। चाहे वो दर्पण उत्तल का है ना हो, वस्तु दूरी इधर ही रहता है, ठीक है। तो चाहे दर्पण में चाहे कुछ भी हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है, ठीक है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है सर। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन को लेप होता तो क्या होता? अच्छा, खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता तो क्या होता? खाद्य पदार्थ मतलब समझता है, खाद्य पदार्थ में जब देखोगे ना इसके डब्बे पे, तो जिंक का लेपित होता है। जो लिखा हुआ जो रहता है ना, इस पे सटा हुआ लिखा हुआ जो रहता है ना, वो जिंक से लेपित रहता है। लेकिन यही बोला कि अगर वो जिंक से लेपित ना रहकर टीन का लेप हुआ रहता तो क्या होता? अगर वो टीन का लेप रहता ना सर, तो आपका टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है। नहीं, गलत बात है सर। टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। नहीं बाबा, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। थैंक यू, लव यू सर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो खाद्य पदार्थ के डब्बे पे जिंक के बजाय टीन का लेप होता तो क्या होता? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए अगला सवाल कहता है ना सर कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही है? अच्छा, क्या है? संवेदीग्राही नहीं है, संवेदीग्राही नहीं है। कहता है निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? देखो सर, बायोलॉजी थोड़ा सा जो है ना सर, वो हिंदी वाला टर्म थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं आपको लोग को बोलता हूं, जिनको 11th 12th जो लोग पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास छोटा सा भी अगर इंग्लिश का थोड़ा सा भी जानकारी है ना, तो आप 11th 12th इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहता है निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? अच्छा, संवेदीग्राही नहीं है, कान, आंख, नाक। अब तुम सोच रहे बब्बा, ये संवेदीग्राही नहीं है, भिन्न की तरह चुनना है। अच्छा, कान, आंख, नाक, कान, आंख, नाक
सॉरी कान आँख नाक ये तीनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये कान आँख नाक एक जैसा नहीं दिख रहा है तीनों। हमें पूछा संवेदी ग्राही नहीं है, तो जब ये तीनों एक जैसा है रे बाबा एकर मतलब ये नहीं है, यानी दिमाग नहीं है सर, ठीक है ना। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है सर, अगला सवाल कहता है ना समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो यहां पे देख लेना, यहां पे मेरी बात यहां समझ, देखो जैसे प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधों की संख्या घटने से, प्रतिरोधों की संख्या घटने से, तो संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जब पूछेगा, संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो जब प्रतिरोधों की संख्या घटने से, संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटने से रूपांतर उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है सर। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। आ जाना थोड़ी सी सर, आज मेरा ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक कम हूँ, ऐसे मेरा एनर्जी बहुत ऊपर लेवल का रहता है सर, ठीक है। कहता है समजात अंगों का उदाहरण है। देखो सर समजात मतलब समान जात अले बब्बा ले बब्बा ले बब्बा प्यार देना भाई, भाई को आशीर्वाद दो यार, खूब शेयर करो सर, ठोको खूब चैनल को ठोको, मतलब खूब ठोको सब्सक्राइब बटन। आपके गांव टोले मोहल्ले में भाई बहन जो भी है ना सर, जिनको लगता है कि मैं नहीं पास कर पाऊंगा, जिनका सपना है कि मैं अपने गांव टॉपर करूं, जिनका सपना है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर करूं, जिनका सपना है कि मैं भी 482 से प्लस लाऊं, और 482 से प्लस लाने का मतलब है कि बिहार टॉपर, तो सर वैसे बच्चे के पास एकदम हर कोने में जो अब की बार एग्जाम देने वाला है, हर कोने में जाके शेयर कर दो सर, क्योंकि भविष्य बना दोगे ना, एक बच्चा का भविष्य बना दोगे ना सर, तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा सर, बस। और आपसे दक्षिणा के रूप में मैं यही मांगता हूं कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप सब जो है सर मेरे भगवान की तरह है सर, और भगवान को एनी टाइम मैं आपको कहता हूँ ना सर कि आपको इतना ऊपर ले जाऊंगा ना, आपको उतना बेहतरीन इंसान बना दूंगा ना सर, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको एक बेहतर इंसान भी बना दूंगा हम। आ जाओ रिजल्ट का तो खैर पूछना ही नहीं है सर, रिजल्ट का तो इसके साइंस क्लासेस धुआं धुआं करता है, क्योंकि रिजल्ट का मतलब ही इसके साइंस क्लासेस जाना जाता है। आ जाओ हमें क्या बोला सर, समजात अंगों का उदाहरण, तो हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब, हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद है ना सर। ये क्या होता है सर, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है सर, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। चलिए अगला, अगला कहता है ना सर कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखो बोलता है सर क्या कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए होगा। क्या होगा सर, ये ए होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ना निम्नांकित में से कौन पुनरुद्र भवन रुद्र वन का उदाहरण है, पुनरुद्र वन का उदाहरण है। देखो सर जैसे बोलेगा पुनरुद्र वन, क्या बोलेगा सर, पुनरुद्र वन, क्या बोलेगा सर, ये रुद्रवन है ना। देखो सर थोड़ा सा ना हिंदी जो टाइपिंग है ना सर थोड़ा सा अशुद्ध कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं अशुद्ध पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है। इसलिए इस हमको इतना मत समझना कि मेरा हिंदी इतना खराब है मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आ जाना। लेकिन सर टाइपिंग वाले को थोड़ा सा बोल नहीं ना पाते हैं, टाइपिंग वाला जो अपने मन से करता है ना टाइपिंग, इसको टिक करके देते हैं तो वो टाइपिंग करता है, तो इसलिए सर थोड़ी सी कहीं कहीं अशुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो अशुद्ध रेखा रहेगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बोलेगा सर निम्नांकित में कौन पुनरुद्रवन का उदाहरण है, तो अमीबा। क्या होगा सर, अमीबा। क्या होगा सर, अमीबा। क्या होगा सर, अमीबा। क्या होगा सर, अमीबा। अगला, अगला सवाल का तनस्वी बायोलॉजी का है, कहता है डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटन को प्रदर्शित करता है। डिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी
परिघटन को प्रदर्शित करता है। देखो सर, ये टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश की कौन सी परिघटन को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरणन। इसमें जो होगा ना सर, वो प्रकाश की परिकिरणन होगा। क्या होगा? प्रकाश की परिकिरणन। बोलेगा टिंडल प्रभाव, मार देना घपसना, प्रकाश की परिकिरणन। हाँ, बोलेगा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? परिघटन को प्रदर्शित करता है प्रकाश की परिकिरणन। थोड़ी सी हिंदी कहीं के यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है सर, आ जाना। अगला सवाल कहता है ना सर, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है सर। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है क्या? तो पुंकेसर। क्या कहलाता है सर? पुंकेसर। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। अगला सवाल कहता है ना रे बब्बा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? 169 आपको बताना होगा। ये मैं नहीं बताऊंगा सर, जो इसका सही जवाब देगा ना उसको पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। करेगा ना? क्या गुरु जी हमको 1 नंबर में रखिए ना, पहले 1 नंबर में आंसर दोगे तब न रखेंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी सर इसका आंसर देना, थोड़ा सा टाइप करके देना, मज़ा आएगा इसका आंसर सुनने में। बाकी इसका आंसर जो है वो 149 का 169 का आंसर नंबर कमेंट में आपको दिया रहेगा, क्योंकि बहुत हल्का सवाल है। कहता है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अच्छा, गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है सर? गंगा को एकदम साफ रखना है सर, हाँ एकदम क्लियर रखना है। गंगों में मछली का पालन, अच्छा उत्तरदायी नहीं है। गंगों में मछली का पालन, गंगों में मछली का पालन, गंगों में कपड़ों का धोना, गंगा में अध जले, अच्छा मतलब मरने वाले लोग, गंगे में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सब मारो गोली, इसको मारो गोली, इसको मारो गोली, इसको मार दो खोपचा में, इसको भेज दो गंगा नहाए ले। मतलब कहता सर निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका गंगा प्रदूषण के लिए गंगा में मछली का पालन, गंगा में मछली का पालन, गंगा में मछली का पालन। अगला सवाल बोलता है सर कि दांतों को साफ करने के लिए कौन, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है। देखो सर, हम लोग दांत को जो साफ करते हैं ना, तो वो दांत मंजन में जो होता है ना सर, वो प्राय क्षारीय होता है। क्या होता है सर? ये क्षारीय होता है। कहता है दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होते हैं तो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं सर? तो क्षारीय होते हैं। अगला सवाल बोलता है ना सर कि क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है सर, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है सर, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है सर, वो आपको 17 होता है। कितना होता है सर? 17। हम नहीं होने देंगे खतरा। और इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा सर? 7 होगा। ठीक है, तो क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा रे बब्बा, ले बब्बा। अगला कहता है सर वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा अंग, कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकिरणन, अच्छा परिकिरणन करता है? देखो सर यहाँ पे देखना, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग परिकिरणन करता? देखो सर, मतलब कहने का सेंस है ना कि ये प्रिज्म है, और प्रिज्म में सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है। ठीक है सर, और सबसे नीचे जो होता है ना सर, वो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। लेकिन हमसे क्या बोला? कौन सा रंग सबसे अधिक परिकिरणन करता है, मतलब सबसे अधिक विचलन करता है। परिकिरणन मतलब सबसे अधिक विचलन, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी, लेकिन बैगनी तो कहीं है ये नहीं है। और जब बैगनी नहीं है तो क्या कर लेंगे? ले बब्बा, कान पकड़ के 20 बार उठ बैठ कर देंगे ना रे बब्बा ना। संदीप कुमार समस्या से लड़ना सिखाता है, ना कि डरना सिखाता है सर। जब बैगनी ना चमके, जब बैगनी ना चमके सर, तो मारना है नीला। क्या मारना है सर? ये नीला। क्या मारना है? नीला। अगर बैगनी आपके ऑप्शन में ना दिया रहे तो क्या मारना है सर? ये नीला मारना है। ठीक है, चलिए अगर बैगनी दिया रहे तो बैगनी मारना है। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये जो वोल्ट जो है सर, वो आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, ये ओम जो है सर, वो आपको वोल्ट जो है सर, वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। किसके वजह से हम गलत लिख रहे हैं? कौन गाली दे रहा है रे? ये वोल्ट जो है सर, वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये ओम जो है सर, वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है।
आ जाना। ये एम्पियर जो है सर वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। ये कूलम जो है सर वो आवेश का ऐसा मात्रक है, आवेश का ऐसा मात्रक है, ठीक है ना। ये आवेश का ऐसा मात्रक है, क्या है सर, ये आवेश का ऐसा मात्रक है, ठीक है। तो वोल्ट जो है सर वो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, ये कूलम जो है वो आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो हमसे पूछा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, तो कूलम होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखा, एक साथ 4 सवाल क्लियर हो गया। अगला बोला सर कि समान अनुशीथिलन, समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। देखो, जब पूछेगा अनुशीथिलन, शीथिलन जब पूछेगा, अनुशीथिलन, अनुशीथिलन जब पूछेगा, अनुशीथिलन दाब, अनुशीथिलन दाब तो बोलना है 80 mm, 80 mm, 80 mm। शीथिलन दाब, अनुशीथिलन दाब तो 80 mm। अगर पूछेगा परकुचन दाब, अगर पूछेगा परकुचन, पमराकुचन, परकुचन, 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 कुचन, परकुचन दाब। अगर पूछेगा परकुचन दाब, क्या पूछेगा, परकुचन दाब। अगर आपसे पूछेगा परकुचन दाब तो 120 mm, कितना, 120 mm, 120 mm, 120 mm, 120 mm। आ जाना। यहाँ से पूछा है ना अनुशीथिलन दाब, अनुशीथिलन दाब पूछेगा तो मारेंगे 80 mm, और पूछेगा परकुचन दाब, ये दो में से एगो पक्का मामला फंसेगा, ये दो गो में से एगो पक्का आएगा सर, हाँ आएगा तो छोड़ेंगे ना रे बब्बा ना, अखिया मुंद के टिकिया देंगे, अखिया मत मुन्ना वरना एक जगह सी रंग आ जाएगा। आ जाओ, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा सर। अगर पूछता परकुचन तो मारते 120, सी नंबर। अगला कहता है इनमें कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जैसे बोलेगा सर तो हम लोग क्या कहेंगे, डर के भाग जाएंगे, नारी बब्बा ना। साइट्रोकाइनिन, क्या है सर, साइट्रोकाइनिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल बोलता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, जैसे बोलेगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र तो मारेंगे Na2CO3 × 10H2O। यही धोवन ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसी को बोला जाता है धोवन सोडा भी, इसी को बोला जाता है धोवन सोडा भी, ठीक है। आ जाना। अगला सवाल, अगला बोलता है इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, सबसे कम गलनांक इसमें से किसका है, सबसे कम गलनांक इसमें से किसका है। देखो सर यहाँ पे देखना, देखो सर यहाँ एक बात गौर कर लेना, सबसे कम गलनांक किसका है। देखो कौन सा धातु है जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत नरम होगा ना जो धातु, वही धातु का गलनांक सबसे कम होगा। तो धातु में होता है सर सोडियम, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। लेकिन इसके साथ और मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे कि सोडियम अगर ऑप्शन में ना रहे, कहेगा ना किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लिथियम भी होता है, ये तीनों होता है सर, ठीक है ना। तो सोडियम जो है सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत सॉफ्ट धातु है, बहुत मुलायम धातु है, तुम पकड़ोगे तो जल जाओगे, क्योंकि जैसे सोडियम हवा के रिस्पेक्ट में आएगा तो ये जलना चालू हो जाएगा सर, तो तुम पकड़ोगे तो तुम जल जाओगे। सोडियम के नाम मतलब भाई ने तो, हमने तो एक बार स्कूल पढ़ाते थे ना तो ब्लास्ट कर दिए थे, हमको जानकारी नहीं था, मतलब बहुत दिक्कत हो गया था सर उस टाइम, हमको कहता था सो ब्लास्टर मास्टर। तो सोडियम जो है ना सर वो सबसे सॉफ्ट धातु है, और सबसे सॉफ्ट धातु होने के कारण ये क्या होता है, जल्दी गलनांक इसका सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कहता है ना, कहता है इनमें निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है सर। देखो जब पहला सवाल दर्पण में है, जब दर्पण में पूछेगा फोकस क्या धनात्मक, तो मारना है अवतल, क्या सॉरी क्या मारना है सर, फोकस धनात्मक। फोकस धनात्मक इसका मतलब क्या, फोकस धनात्मक मतलब अवतल या उत्तल। नाले बाबा ना, हमें दर्पण पूछा है कि लेंस पूछा है रे बकलूला, यहाँ लेंस पूछा है सर। हाँ ये अगर, अच्छा ये दर्पण है, हैरान है तो दर्पण है तो देखो क्या होगा, इनमें से कोई देबे नहीं किया, इसको लेंस, इसको दर्पण बदल दो तो आंसर सही होगा। देखो सर जब पूछेगा दर्पण, किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है, देखो अगर दर्पण पूछेगा ना सर तो देखो ये वाला है अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण की हमारा क्या है, ये फोकस है, तो इधर का जो फोकस जितना भी होगा सर वो सारा का सारा निगेटिव होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है ना कि फोकस
इसका देखो फोकस इसका इधर होता है, तो इधर का जो भी फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, उत्तलीय उत्तल मारना, ठीक है। चलिए अगला बोलेगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है। देखो बोलेगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मारना ब्रोमीन। क्या मारना सर, ये ब्रोमीन, ठीक है। अगर यही पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। यहीं पे सबका गर्म हो जाता है पूरा बॉडी का टेम्परेचर। देखो कंडीशन ये है ना सर कि बच्चा ये नहीं पढ़ता है कि कौन सा अधातु या धातु, रटने वाला का कंडीशन ये होता है कौन सा धातु कमरे का, कौन सा धातु कमरे का, अगर कभी मार देगा ब्रोमीन तो मार देगा ब्रोमीन, मार देगा पारा तो कर देगा घरा। कंडीशन देखो यहाँ पे है सर, जब रटोगे तो मामला फंसेगा सर। हाँ, रटते रटते मैथ और साइंस को रटने का कोशिश करोगे तो जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा सर। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ साइंस इज द रियल लाइफ। मैथ और साइंस जो है वो इज द रियल लाइफ है। लाइफ में हर चीज़ जो है सर वो मैथ और साइंस में, ठीक है ना। तो साइंस को समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की कोशिश करो। तो पूछेगा अधातु मारना ब्रोमीन, पूछेगा धातु मारना पारा को हम लोग कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं सर, मरकरी, ठीक है। पूछेगा धातु क्या मारोगे रे बब्बा, बोलो ना रे मेरे साथ रे बब्बा। बोलेगा धातु मारेंगे पारा, बोलेगा अधातु मारेंगे ब्रोमीन। थैंक यू, लव यू सर, बहुत अच्छा सर। आगे इसी प्रकार से आप लोग बढ़ते रहिए सर, कोशिश है आपका। अगला कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है सर, ये जो टंगस्टन है ना, वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, ठीक है। ये 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। लेकिन जो टंगस्टन है ना सर, वो बल्ब के फिलामेंट में बनाया जाता है, टंगस्टन होता है यूज, ठीक है ना। तो बल्ब के फिलामेंट में किसका यूज होता है, टंगस्टन का होता है सर, ठीक है ना। फिलामेंट में किसका यूज होता है, टंगस्टन का। तो बल्ब का फिलामेंट किससे होता है, किसका होता है बना हुआ सर, तो ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये भी पूछता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पे पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता कि बल्ब के फिलामेंट में होता तो टंगस्टन। अगर ये भी पूछ सकता था कि टंगस्टन कहाँ उपयोग किया जाता है, तो बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सर, टोटल आज मैंने क्वेश्चन लाया 41, यानी 140 हो गया कितना टोटल, 181 क्वेश्चन हो गया सर। थोड़ी सी इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, अगला 5वां क्लास से थोड़ा सा और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। क्योंकि सर मैंने टोटल कल मैथ में टोटल करवाए हैं पूरा मैथ, एक क्लास में पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए थे, तो थोड़ा सा उस क्लास को लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो गया सर, इसलिए इसका क्वेश्चन का टाइपिंग नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है सर, आपकी समस्या को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्जाम दे के आया हूं, ठीक है ना सर। और बहुत सारे बच्चे मेरा मार्क्स पूछते हैं, तो मेरा मार्क्स का वो स्पेशल वीडियो बना देंगे, देख लेना मेरे साथ क्या है, ठीक है ना। तो थैंक यू सर, लव यू। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के क्लासेस देखते रहिए, सारे प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है सर। क्लास को कर दो अब की बार धुआं, ठीक है ना सर। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सर। और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना सर, कैसा लगा क्लास। गाली देने का मन करेगा गाली दे देना, लेकिन सर कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर देना, और सच्चे दिल से देना सर, ये दिल पे हाथ रख के देना कि सर का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना सर। थैंक यू, लव यू।